हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, आज हम जिस बुक का रिव्यू और समरी करने वाले हैं उसका नाम है द बिग मैजिक। इट्स रिटन बाय एलिजाबेथ गिलबर्ट। दिस बुक इज अबाउट क्रिएटिव लिविंग। इस बुक के पहले पेज पे एक बहुत खूबसूरत सवाल लिखा हुआ है कि व्हाट इज क्रिएटिविटी। नीचे उसका जवाब लिखा हुआ है कि क्रिएटिविटी इज अ रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड मिस्ट्रीज ऑफ इंस्पिरेशन। एलिजाबेथ इस बुक में एक और राइटर की बात करती है कि जैक गिलबर्ट एक और राइटर हुआ करता था जो अक्सर लिखता था और उसके बाद गायब हो जाता था, बीच में लिखता ही नहीं था 10-10 साल। उससे किसी इंटरव्यू में पूछा गया कि ऐसे क्यों करते हो, तो वो कहता है मैं इस फेम से बोर हो जाता हूँ। जैक जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था वहाँ पे एलिजाबेथ की भी नौकरी लग गई और वहाँ पे लाइब्रेरी में उसको जैक की कुछ किताबें दिखी। किताबें जब उसने पढ़ना शुरू की तो उसको बहुत पसंद आई। जब एलिजाबेथ ने उसके पुराने स्टूडेंट से पूछा था कि वो कैसे टीचर हुआ करते थे ये जैक, तो स्टूडेंट्स ने बोला कि वो हमें पोइट्री कम सिखाते थे, क्रिएटिव लिविंग ज़्यादा सिखाते थे। वो कहते थे कि ब्रेवरी के साथ क्रिएटिव लिविंग को यस करो। उसको जैसे यस करोगे तो तुम्हारे अंदर के जो ट्रेजर्स पड़े हुए वो बाहर आएंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे तो आपको समझ आएगी। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेजर्स दफन है। ये कायनात की एक पुरानी ट्रिक है। वो क्या करती है कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेजर्स भर के फिर दूर जाके बैठ के देखती है कि देखते हैं क्या इसको अपने अंदर वो ट्रेजर्स जो हैं वो दिखते हैं कि नहीं दिखते। उस हंट को, उस तलाश को हम क्रिएटिव लिविंग कहते हैं। और उसके बाद जो आउटकम्स आते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं, उनको कहते हैं दी बिग मैजिक। इस बुक में जहां भी आर्टिस्ट की बात कही गई है तो वो जरूरी नहीं है कि एक डिवोटेड आर्टिस्ट की बात कही गई है। गिलबर्ट यहाँ पे हर उस बंदे से मुखातिब है जो जिंदा है। एलिजाबेथ कहती है कि मेरी एक दोस्त थी सूजन जो बचपन में स्केटिंग से बहुत प्यार किया करती थी, बहुत ज़्यादा स्केटिंग किया करती थी, लेकिन जैसे ही वो बड़ी हुई, एडल्टहुड में चली गई तो उसने स्केटिंग छोड़ दी, ये जान के कि अरे अब क्या ही, कौन से अवार्ड जीत लेंगे, अब जिंदगी जरा प्रैक्टिकल हो गई है, ये क्या स्केटिंग स्केटिंग बच्चों का काम है, मिस कराओ। जिंदगी के रोजमर्रा के बर्डन्स में जब वो दब गई तो उसने सोचा कि यार बचपन में मैं स्केटिंग क्या करती थी, जरा फिर से ट्राई करती हूँ, हो सकता है कि मजा आ जाए। और उसने किया और उसको अब भी उतना ही मजा आया जितना उसको बचपन में आता था। अब बेशक उसने कोई ओलंपिक्स में मेडल नहीं जीते, शी लाइक्स इट, शी लव्स इट। यही है क्रिएटिव लिविंग। क्रिएटिव लिविंग इज अ बिगर लाइफ, अ हैप्पियर लाइफ, एन इंटरेस्टिंग लाइफ। और इस क्रिएटिव लिविंग की वजह से अक्सर जो आउटकम्स आते हैं उनको बिग मैजिक कहते हैं। और बिग मैजिक वहीं पे होता है जहां पे क्रिएटिव लिविंग होती है। लेकिन एक बात सिंपल है कि अगर तुम में करेज नहीं है तो क्रिएटिविटी वहां पे रह ही नहीं सकती। नो करेज नो क्रिएटिविटी। जहां पे करेज मर जाती है वहां पे क्रिएटिविटी मर जाती है। अक्सर लोग यही कहते हैं कि अरे नहीं, मेरे में कोई टैलेंट नहीं है भाई, ये क्रिएटिविटी मेरे बस की बात नहीं है। या फिर लोग कहते हैं कि अरे यार ये मेरा काम नहीं है, मैं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। एलिजाबेथ कहती है कि मैं खुद बचपन में बहुत ज्यादा डरती थी, फियर के अंदर मैं घुसी हुई थी। मैं जब किसी बीच पे जाती थी मैं अपने अब्बे को कहती थी कि अरे लोग पानी की तरफ जा रहे हैं, उनको रोको, वो मर जाएंगे, डूब जाएंगे। लेकिन शी सेज कि मैं जैसे ही बड़ी हुई मैंने देखा यार ये जो फियर है ये तो बड़ा बोरिंग है, ये तो कुछ एक्साइटिंग करने ही नहीं देता। वो तो कहता है कि वही दिन जियो, बार बार जियो। फियर का जो इंस्टिंक्ट है वो वाइटल है लेकिन वो स्मार्ट नहीं है। और बहुत दफा ऐसा होता है कि वो ओरिजिनल नहीं होता। डर के दो किस्म होते हैं, इस फियर के दो किस्म होते हैं। एक ऐसा फियर जो आपको चाहिए, एक ऐसा फियर जो आपको नहीं चाहिए। जैसे बेसिक सर्वाइवल का फियर वो आपको चाहिए क्योंकि वो आपको डेंजर से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन क्रिएटिव एक्सप्रेशन के रियल्म में डर की कोई जगह नहीं है। अब मजे की बात यह है कि जब भी तुम आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करने की कोशिश करोगे, क्रिएटिव होने की कोशिश करोगे, तो पहली चीज जो तुम्हारे सामने आ जाएगी वो फियर ही है। जैसे ही तुम कुछ भी बनाने लगोगे, मिसाल कोई गाना लिखने लगे हो या कोई पेंटिंग बनाने लगे हो, तो डर तुम्हारे पास आ जाएगा और बोलेगा अरे यार मत करो, ये लोग क्या कहेंगे, ये तो क्या, ये तो सही नहीं है, एक आप बवासीर बना दिए हो। फियर और क्रिएटिविटी को ज्वाइंट ट्विंस हैं। वो जो ट्विंस होते हैं ना, जो पैदा होते हैं और एक दूसरे के साथ मिले शिले होते हैं, वो ट्विंस है जिन्होंने एक ही माँ के पेट में जन्म लिया है, यानी कि उन्होंने वूम भी एक ही शेयर किया है। अब एलिजाबेथ कहती है कि उस ट्विन से, उस फियर वाले ट्विन से लड़ना नहीं है। जैसे ही तुम उससे लड़ोगे वो तुमसे लड़ेगा, इस तरह वो जाएगा नहीं। बेहतर है कि उसको चिल करके तुम ठंडा रखो। एलिजाबेथ एक खूबसूरत सी मिसाल देती है कि जब मैं कोई काम करने जा रही होती हूँ तो मैं दिमाग में सोचती हूँ कि मैं एक रोड ट्रिप पे जा रही हूँ और मेरी गाड़ी में मैं भी हूँ और साथ बैठी क्रिएटिविटी भी है और पीछे बैठा हुआ फियर भी है। तो फियर को मैं पहले ही कह देती हूँ कि भाई बात सुनो, हम इस रोड ट्रिप पे जाने लगे हैं, वहां पे सारे डिसीजंस मैं और क्रिएटिविटी बनाएंगे, तुम बैठ के चुप रहना। लेके चले जाते हैं तुम्हें ट्रिप पे, लेकिन ड्राइव तो तुम कतई नहीं कर रहे। अब हम डिस्कस करेंगे आइडिया पे कि वो आता कैसे, वो वर्क कैसे करता है। एलिजाबेथ सेज कि उसके बॉयफ्रेंड फिलिप ने एक दफा उसको अमेज़न की स्टोरी बताई थी। फिलिप ने उसको एक बात सुनाई कि भाई 1960s में ब्राजील की गवर्नमेंट ने एक हाईवे बनाया जो सीधा जाता था अमेज़न के जंगल में। अब हुआ कुछ यूं कि बारिशें पड़ने लगी और सारा प्रोजेक्ट उनका ठप हो गया। उधर जो पड़े हुए बुलडोजर्स थे वो भी मदर नेचर खा गई। तो ये नेचर एट द सेम टाइम कितनी खूबसूरत है और कितनी खतरनाक है। ये बात सुन के एलिजाबेथ के अंदर एक इंस्पिरेशन आई और उसको एक आइडिया आया। अब जो वो बात करने लगी है वो काफी अनसाइंटिफिक है, हो सकता है काफी न्यूरोलॉजिस्ट उससे डिसएग्री करते हो, लेकिन वो कहती है कि इस पूरी कायनात में
सिर्फ इंसान, जानवर और पौधे जिंदा नहीं है, आइडियाज भी जिंदा हैं। आइडियाज के अंदर कॉन्शियसनेस है और वो क्या करते हैं कि वो घूमते रहते हैं और अपने लिए कोई ऐसा इंसान ढूंढते हैं जिसके साथ वो कोलैबोरेट करके काम कर सकें। अक्सर आपने नोट किया होगा कि आपको कोई आइडिया आता है, ये आइडिया खुद राइट पार्टनर ढूंढ के आपके पास आता है, लेकिन आप क्या करते हो, आप उसको नोट नहीं करते हो तो वो आपसे चला जाता है। आपसे चले जाके वो किसी और के पास चला जाता है, कोई और ह्यूमन ढूंढ लेता है। या फिर कभी कभी आप उसको बहुत इंतजार कराते हो, एक आइडिया पड़ा रहता है दिमाग में कि हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, और एट द एंड ऑफ द डे वो वहां से चला जाता है। लेकिन आइडिया जब भी आता है वो एक सवाल लेके आता है कि हाँ भाई करना है कि नहीं, यस और नो। तो जी क्या होता है, अगर आप उस आइडिया को नो कर देते हो, नो करते हो तो वो चला जाता है किसी और के पास। अगर आप यस करते हो तो क्या होता है, यस करते हो तो फिर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब ये जो आइडिया और आपके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वो दो किस्म का होता है, अक्सर उसमें डेडलाइंस भी होती हैं। अब पहले किस्म का कॉन्ट्रैक्ट जो आपका आइडिया के साथ होता है, हमारी मॉडर्न सोसाइटी ये कहती है कि वो कुछ इस तरह से होता है कि जैसे ही आप साइन करते हो ऊपर लिखा होता है कि भाई इस क्रिएटिव प्रोसेस को आगे ले जाने के दौरान ये जो प्रोसेस है उसमें मैं खुद को और मेरे सारे रिश्तों को, लोगों को तबाह कर दूंगा, यानी कि मैं शहीद हो जाऊंगा, क्रिएटिव सफरिंग में चला जाऊंगा। ये एक बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप है कि भाई जब तक आर्टिस्ट को दर्द नहीं मिलेगा वो आर्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। हमारे सारे रोल मॉडल्स ने हमें यही सिखाया कि भाई शराबें पियो, चरसें पियो, खुद को दर्द दो, सफरिंग जब तक नहीं होगी आर्ट नहीं आएगा। जब अंदर से जल रहे होगे तभी तो ऑस्कर वाली परफॉर्मेंस आएगी। क्या यह तरीका काम करता है? जी हाँ, बिल्कुल ये तरीका काम करता है, और इस तरीके की वजह से बेशक आपको ऑस्कर भी मिल सकते हैं, बहुत बड़े रिवॉर्ड भी मिल सकते हैं, बल्कि आप पे एक बहुत आला किस्म की बायोग्राफी फिल्म भी बन सकती है। बस ये है कि इस तरीके में आपको जलना होगा। तो एलिजाबेथ कहती है कि आई हैव अ डिफरेंट वे, ऐसा तरीका जो क्रिएटिविटी और इंस्पिरेशन के साथ बड़ा हार्मोनियस है। आप इंस्पिरेशन के गुलाम नहीं हो, ना ही उसके मास्टर हो, आप उसके पार्टनर हो। और इस तरीके में ऑस्कर या नो ऑस्कर, सक्सेस या फेलियर, तुम्हें पैसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, कुछ मैटर नहीं करता। अब वापस आते हैं अमेजोन वाली स्टोरी पे। जैसे एलिजाबेथ को पता चला कि भाई ये हाईवे कंस्ट्रक्ट हुआ था अमेजोन के जंगलों में जो तबाह हो गया, तो उसको एक आइडिया आया और उसने एक कहानी लिखना शुरू कर दी। उस कहानी में एक मिडिल एज्ड वुमेन है एवेलिन के नाम से, जो अपने बॉस से प्यार करती है और उसका बॉस शादीशुदा है। उस बॉस का एक बेटा है जो बड़ा ही शेडी किस्म का आदमी है। एवेलिन अपने बॉस के कंस्ट्रक्शन फर्म में जॉब करती है। बॉस का बेटा किसी तरह अपने अब्बे को मना लेता है कि जो हाईवे बन रहा है इसमें सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और पूरी अपनी फैमिली का फॉर्चून लगा देता है वहां पे। जैसे ही बारिशें शुरू हो जाने लगती हैं सब कुछ तबाह हो जाता है। बॉस एवेलिन को भेजता है कि जाओ जरा मेरे बेटे की भी खबर लो और वहां पे जो पैसा मेरा डूब गया उसकी भी खबर लो। तो वो जाती है अमेजोन के जंगलों में और आगे जाके उसकी कहानी होती है। ये है उसका प्लॉट। अब एलिजाबेथ ने लिखना तो शुरू किया, लेकिन 2 साल गुजर गए उस पर उसने कुछ लिखा नहीं, क्योंकि आम जिंदगी के लाइव ड्रामे में वो इतनी घुस गई कि उसने एवेलिन को साइड ही करा दिया। बहुत अरसा जो गुजर गया तो उस आइडिया का जो जिंदा दिल था वो मर गया। उसके बाद उसने लिखने की कोशिश भी की, लेकिन उससे लिखा ही नहीं जा रहा था। उसने क्या किया, उसने छोड़ दिया और दूसरे आइडिया पे काम करना शुरू कर दिया। काफी अरसे बाद एलिजाबेथ की एक और राइटर से दोस्ती हुई जिसका नाम है एन पैचेट। दोस्ती बढ़ती गई। 2-3 मुलाकातों के बाद पता चला कि एन भी एक ऐसे ही अमेजोन जंगल वाली स्टोरी पे काम कर रही थी। एलिजाबेथ ने कहा नो कर, अच्छा बताओ भला तुम्हारी कहानी में क्या होता है? एन ने बोला नहीं पहले तुम बताओ। एलिजाबेथ ने बोला कि हाँ मैंने भी इस पे कहानी लिखी थी, वो कोई एवेलिन की थी, एक मिडिल एज्ड वुमन है जो अपने मैरिड बॉस से प्यार करती है। उसके बेटे ने जो है वो पैसा डुबा दिया तो उसको जाके ढूंढने लग जाती है। एन कहती है ना कर सही बता भाई, मेरी स्टोरी में भी एक मिडिल एज्ड वुमन है लेकिन उसका नाम दूसरा है, जो अपने मैरिड बॉस से प्यार करती है और उसका पैसा वैसा डूब गया है, तो ये जाती है ज़रा देखने। ये इस तरह हुआ कि आइडिया ने बहुत इंतज़ार कर लिया कि एलिजाबेथ कुछ करेगी, लेकिन जब उसने कुछ नहीं किया तो उसने कहा भाई मैं जा रहा हूँ कोई और इंसान ढूंढने। तो अक्सर ऐसा होता नहीं कि आप कोई आइडिया आपके दिमाग में आता है, आप उस पर काम नहीं करते, फिर कहते ओ यार ये तो मेरा आइडिया था इसने कर दिया। ये इसलिए था क्योंकि आपने उस आइडिया को आपने लिफ्ट नहीं कराई, वो उसके पास चला गया। ये भी होता है कि एक आइडिया एक से ज्यादा बंदे ढूंढ रहा होता है और उसको बोलते हैं मल्टीपल डिस्कवरी। जैसे कि ब्लैक होल्स पे स्टडी की गई है, रिसर्च की गई है, किसी एक बंदे ने नहीं की। जैसे कंप्यूटर बना है, किसी एक बंदे ने नहीं किया, उस आइडिया ने बहुत ज्यादा लोगों को इकट्ठे चलाया। इसको बोलते हैं मल्टीपल डिस्कवरी। और आइडिया ये कर सकता है, उसको कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। हमारी अपनी जुबान में एक चीज होती है जो फनकार अक्सर यूज करते हैं कि भाई आमद आई थी तो कर दिया। ये जो आमद है ये ग्रीक इसको बोलते थे यूडेमोनिया। ये रोमन्स और ग्रीक मानते थे कि जो गिफ्टेड पर्सन है ही इज नॉट अ जीनियस, ही हैज अ जीनियस। देखो थोड़ा सा फर्क है बीइंग एंड हैविंग में। इसकी वजह से क्या होता है कि आर्टिस्ट का जो ईगो है वो इन चेक रहता है। फिर वो हर चीज का क्रेडिट खुद नहीं लेता और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स ऑफ क्रिएटिविटी है जो आपके पास आती है और वो आपको ऐसे ज़रा आशीर्वाद दे देती है। क्योंकि जब इंसान पे हम लोग लेबल लगा देते हैं कि ये जीनियस है
उसके बाद उसके ऊपर बहुत बर्डन आ जाता है। हार्पर ली की एग्जांपल ले लो, उसने एक मशहूर ज़माना किताब लिखी थी टू किल अ मॉकिंग बर्ड। वो कोई इतनी आला थी कि दोबारा हार्पर ने कुछ लिखा ही नहीं। जब उससे पूछा तो उसने कहा यार कि मैं दोबारा, मुझे नहीं लगता इससे बेहतर कुछ लिख सकती हूँ। और उसके बाद कुछ ऐसा उसने नोटवर्दी लिखा ही नहीं। काश वो लिखना ना छोड़ती, काश वो फ्लॉप बुक्स भी लिख देती, काश उसकी क्रिएटिव लिविंग ना खत्म होती। ये क्रिएटिविटी को हमारे चार्ट्स नहीं चाहिए कि ये टॉप पे, ये नीचे, ये ऊपर है। एलिजाबेथ कहती है कि उसके अब्बा जी नेवी में थे और उनके सीनियर ने कहा था कि भाई ये एक सजेशन बॉक्स हमने बनाया है, जिसको जो भी सजेशन है वो इसमें डाल दे। तो उसके अब्बे ने लिखा रिमूव द सजेशन बॉक्स, और बॉक्स में डाल दिया। यानी कि आपको किसी और के सजेशन की ज़रूरत नहीं है क्रिएटिव ज़िंदगी शुरू करने के लिए, किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपके दादा नहीं तो आपके परदादा नहीं तो आपके बहुत पुराने एंसेस्टर्स सारे वो मेकर्स थे। क्रिएटिविटी आपका नेचुरल इम्पल्स है, आपका बर्थ राइट है कि आप क्रिएटिव हो। आर्ट की जब हिस्ट्री उठा के देखते हैं कि भाई 40,000 साल पुरानी है, और एग्रीकल्चर की हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो वो बस 10,000 साल पुरानी है। तो समझो लोगों को चीज़ें खूबसूरत पेश करना इतना इंपॉर्टेंट लगता था, इतना कि खुद को फीड करने से भी ज़्यादा। बस आपके अंदर एक क्रिएटिव एंटाइटलमेंट होनी चाहिए कि भाई मैं राइटर हूँ, मैं सिंगर हूँ, मैं एक्टर हूँ। अगर कुछ नहीं हूँ तो मैं क्यूरियस हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ। दिस इज कॉल्ड एरोगेंस ऑफ बिलोंगिंग, और ये बुरी नहीं है। अब लड़ाई है ऑथेंटिसिटी और ओरिजिनलिटी की। भाई देखो, शेक्सपियर ने प्यार के मामले में सब कुछ लिख डाला, सब कुछ कर डाला, लेकिन फिर भी 5 सदियों बाद भी आज भी लव स्टोरी पे काम किया जाता है। आज भी बॉलीवुड लव स्टोरीज बनाता है ना, तो ये ओरिजिनलिटी इतनी इंप्रेस नहीं करती। और शेक्सपियर की भी वो चीज़ ओरिजिनल नहीं थी। किसी ने कहा है कि हर किताब का पहला पेज उस राइटर का अपना नहीं होता। तो ये जी ओरिजिनलिटी से ऑब्सेस्ड होना छोड़ दो। तो क्या हुआ, हम वही सवाल करते हैं, हम इंसान हैं, हमारी जनरेशन्स चलती जाएंगी और हर टीनेजर वही सवाल करेगा, हर बुढ़ा आदमी वही सवाल करेगा और वही जवाब होंगे। ऑथेंटिसिटी ज़्यादा ज़रूरी है। जो तुम्हारे पास है उसको सच्चे दिल से तुम शेयर करो और वो लगेगा ऐसा ही कि ये ओरिजिनल है। मोटिव्स क्या हैं? देखें जी, ज़रूरी नहीं है आपका आर्ट इंपॉर्टेंट हो। आपने पूरी इंसानियत को बचाने का ठेका नहीं ले रखा। एलिजाबेथ कहती है, जब मुझसे कोई मिलता है और वो कहता है कि ये बुक मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं दूसरों की हेल्प कर सकूँ, मैं कहती हूँ बस कर दो, अपनी हेल्प करो। तुम डू इट बिकॉज यू लाइक इट। अगर तुम दूसरों के लिए कर रहोगे ना, थक जाओगे। चैरिटी का भी यही सीन है। चैरिटी जब तक तुम्हें खुद अंदर से तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं देती ना, तो तुम दूसरों की मदद करोगे भी नहीं। अगर करोगे भी तो थक जाओगे। मजे की बात सुन लो कि भाई 1901 से लेकर आज तक 10 अमेरिकन राइटर्स को नोबेल प्राइज मिले और उनमें से 4 ऐसे जो कभी हाई स्कूल गए ही नहीं। तो हैरत आती है ऐसे आर्टिस्ट पे जो कर्जे लेके ऐसे महंगे महंगे स्कूलों में दाखिला लेते हैं और वो सोचते हैं कि जब हम यहाँ से निकलेंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे। अपने आप को कर्जों में डुबा के आर्टिस्टों को लगता है कि ये हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हालांकि क्रिएटिव लाइफ इन्वेस्टमेंट नहीं है जानी, गैम्बलिंग है। फाइनेंशियल सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है, इसका रिवॉर्ड सिर्फ आपका इनर जॉय है। वो कहती है प्लीज क्रिएटिविटी बेचारी पे इतने वजन मत डालो कि वो तुम्हारे बिल भी पे करेगी, वो तुम्हारे साथ खेलने आई है। आर्टिस्ट कंप्लेन बहुत करते हैं, ये कंप्लेन्स मत करो, इंस्पिरेशन को भगा रहे हो तुम। अगर क्रिएट करना इतना ही आसान होता तो सारे ही क्रिएट कर रहे होते। इतना कंप्लेन करोगे तो इंस्पिरेशन खुद बोलेगी सॉरी बड़ी, इतना अगर मैंने तंग किया है तो मैं चली जाती हूँ यार। अपना आर्ट बाहर रखो और लोगों को छोड़ दो कि वो क्रिटिसाइज करें या आपकी तारीफ करें, उसकी वजह से आपका मूड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, आपकी क्रिएटिविटी नहीं रुकनी चाहिए। क्योंकि लोगों का रिएक्शन है, आपका नहीं है। इट बिलोंग्स टू देम नॉट यू। ज्यादातर लोगों का यही सोचना होता है कि भाई आर्ट को बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आर्ट को बहुत सीरियस होना चाहिए। भाई आर्टिस्ट से ज्यादा बाकी प्रोफेशन हो सकता है ज्यादा जरूरी हो। ये आर्ट तो एक बोनस है खुदा की तरफ से कि भाई जिंदगी तुम्हारी ऐसी ही बेरंग जा रही है तो ये कुछ रंग ले लो, ये थोड़ी सी क्रिएटिविटी ले लो। सेंट्रल पैराडॉक्स ये है कि आर्ट मीनिंगफुल है और मीनिंगलेस भी है। मुझे पता है बहुत ही डिफरेंट कंट्रडिक्शन वाली बात की है, लेकिन उसको गौर से समझो। गिलबर्ट मिसाल देती है कि मैं ये बुक का एक एक पेज जिस तरह लिखती जा रही हूँ, मैं ऐसे पूरी शिद्दत के साथ लिख रही हूँ जैसे पूरी कायनात का मुस्तकबिल इस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये मेरे अंदर पावर है कि इसी वक्त इस पेज को मैं फाड़ दूँ, गुच्छम गुच्चू करके फेंक दूँ, फिर कुछ और लिखने लगूँ। आई नो ये मुश्किल है, लेकिन इस पैराडॉक्स का दिमाग में थोड़ा सा स्पेस बना लो, क्योंकि पैराडॉक्स इसी तरह होते हैं। क्रिएटिव लिविंग में परसिस्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस वजह से अपने से वादे किया करो, लेकिन अपने वादों में कोई कंडीशंस मत रखो। ये बोलो कि आई विल बी अ राइटर, ऐसा नहीं कि आई विल बी अ सक्सेसफुल राइटर। सक्सेस आ जाएगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यू हैव टू बी अ राइटर। प्लस इट्स नेवर टू लेट। हमने पावर ऑफ सबकॉन्शियस में भी बात की थी कि आपके क्रिएटिव पावर्स कभी मरते नहीं है। परसिस्टेंस रखो और ऐसा मत एक्सपेक्ट करो कि आपकी बनाई हुई चीज इमीडिएटली गुड हो। इस मिसाल को इस तरह समझते हैं कि एक कुआं है
और आपने खाली बाल्टी अंदर डाल दिए, आप उसको ढील देते जा रहे हो रस्सी को, और अचानक से कहते हो यार इसमें तो ये तो पानी नहीं है यार, ये तो नहीं है यार। टेंशन ना लो, थोड़ी सी और ढील दे दो, डिग डीपर, कीप डिगिंग। अचानक से तुम्हारी बाल्टी हैवी हो जाएगी, उसमें पानी आ जाएगा। क्रिएटिव प्रोसेस में जो फ्रस्ट्रेशन होती है ये कोई रुकावट नहीं है, दिस इज पार्ट ऑफ इट। मार्क मेंसन, जिसने वो सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक लिखी थी, वो कहता है हर परसूट के साथ एक शिट सैंडविच आता है जो आपको खाना ही पड़ता है। यानी कि अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो और आपको रिजेक्शंस नहीं चाहिए, रिजेक्शन का शिट सैंडविच आपने नहीं खाना, तो आप कभी आर्टिस्ट नहीं बन सकते। अगर आप मदर बनना चाहती हो और आपको बेबी चाहिए, तो लेबर का जो शिट सैंडविच है वो आपको खाना पड़ेगा। अपने आर्ट से ये डिमांड करना कि वो आपके बिल पे करेगा, इससे अक्सर ये होता है कि आपकी क्रिएटिविटी मर जाती है। वो कुछ इस तरह से कि जैसे आपने डिमांड उससे जोड़ दी और अगर वो पे नहीं कर पाई तो आपका क्रिएटिविटी से जो एक रिश्ता है वो टूट जाता है। ये एक ड्रीम है जो पूरा हो जाए तो बहुत आला, लेकिन अगर आपकी क्रिएटिविटी आपके बिल नहीं पे कर पा रही और आप कंप्लेन कर रहे हो, तो यह ऐसा है जैसे आप बिल्ली के ऊपर चिल्ला रहे हो। इंडिया में जाने वाला अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए एलिजाबेथ कहती है कि वहां पे मैंने एक बंदे को देखा, उस बंदे के पास एक बैल था, एक ऑक्स था, उसने अपने उस ऑक्स के दोनों सींगों को पेंट कर रखा था। एक सींग ब्लू कर दिया था, एक सींग पिंक कर दिया था, और दोनों में घंटियां टंगा दी थी, टिंग 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 टिंग। तो ये करने के बाद उस ऑक्स के मालिक को आखिर मिला क्या? कुछ भी नहीं, ऑक्स तो वैसे ही ऑक्स रहा। लेकिन अ डेकोरेटेड ऑक्स is always better than a non-decorated ox। 11 साल तक एलिजाबेथ ने लाखों ऑक्स देखे होंगे, लेकिन अब भी वो पर्टिकुलर ऑक्स उसको याद है। कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो कहते हैं भाई मुझे नदी के किनारे घर चाहिए जिसमें पीपल का पेड़ हो, उसके नीचे बैठ के मैं बनाऊंगा, नहीं तो मुझसे नहीं बनेगा। ये भी एक ख्वाब है भाई, अगर ऐसा होता है तो बहुत आला, नहीं तो भाई रियलिटी डिस्टर्बिंग है और वो रहेगी। आप काम करोगे, कोई ना कोई आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, कोई कॉल करेगा, कोई दरवाजे पे नॉक करेगा, रियलिटी यही है। तो उस पे किस तरह चलना है कि वो कह रही है कि भाई अपनी क्रिएटिविटी के साथ अफेयर चलाओ। नए नए प्यार के जोड़ों को देखा है ना, उनको इजाजतें भी नहीं मिलती लेकिन फिर भी वो किसी तरह टाइम मैनेज कर लेते हैं। अफेयर रखने वाले वो 15 मिनट कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं जिसमें वो सीढ़ियों में जाके मेकआउट मारते हैं। और दूसरी बात, ये ज्यादा सेक्सी है, ये ज्यादा हॉट है, यानी कि लिमिटेशंस हैं, ये है वो है, चुप चुप के कर रहे हो, उसमें अपनी थ्रिल होती है। तो इसी तरह फॉल इन लव विद योर क्रिएटिविटी, एक पैशनेट लवर की तरह उसके लिए कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह टाइम निकाल लो। अक्सर आर्टिस्ट का ब्लॉक आ जाता है, एक राइटर्स का ब्लॉक आ जाता है, उसे समझ नहीं आता कि यार मैं क्या लिखूं क्या लिखूं। ट्रिस्टम शेंडी का तरीका है कि जब भी उसको राइटर्स ब्लॉक आता था तो वो ड्रेसअप होना शुरू कर देता था, बाल शाल बना लेता था, नए कपड़े पहन लेता था, यानी कि इंस्पिरेशन को सिड्यूस करता था। लिली सिंह के बुक में भी मैंने यही पढ़ा था कि बॉसेस थ्राइव इन द राइट एनवायरनमेंट। तो जब कोई ब्लॉक आए तो भाई अपने इर्द गिर्द की चीजों को थोड़ा साफ करने लग जाओ, अपने आप को साफ करने लग जाओ, नया हेयर कट ले लो, दाढ़ी शाड़ी बना लो, अपनी आसपास जगह को इस तरह साफ करो जैसे तुम्हारा महबूब आने वाला है, परफ्यूम वगैरह लगाओ, खुद को अच्छा रखने की कोशिश करो, सिड्यूस द बिग मैजिक। मैजिकली समथिंग हैपेंस, इट वर्क्स, फेक इट टिल यू मेक इट। कुछ लोग का ये होता है कि भाई मैंने अगर करना है तो परफेक्ट करना है, वरना मैंने करना नहीं। ओ भाई स्टे इन द गेम एटलीस्ट। परफेक्शन का इंतजार करते रहोगे तो कभी प्रोग्रेस कर ही नहीं सकोगे। परफेक्शन इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ फन। परफेक्शनिज्म भी एक किस्म का डर ही है। परफेक्शनिज्म इज अ फियर इन फैंसी शूज, बस थोड़ा सा वो क्लासी है। कहता वो भी यही है कि आई एम नॉट गुड इनफ। कुछ लोगों को बेथोवेन की सिम्फनीज भी लाउड लगती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि आर्टिस्ट तो पागल होता है, हालांकि आर्टिस्ट जब एक्सप्रेस करता है तो पागल नहीं होता, बल्कि एक्सप्रेस जब नहीं करता तो पागल होता है। ये जो तुम परफेक्शन के पीछे घुसे हो ना, नोबडी इज थिंकिंग अबाउट यू, पीपल आर सो बिजी विद देयर ओन शिट। तुम्हारी इधर उधर की कोई गलती भी होगी तो वो भूल जाएंगे, वो मूव ऑन कर जाएंगे। दुनिया हमारी अनफिनिश्ड स्क्रिप्ट से, अनफिनिश्ड आइडियाज से भरी पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि वो यही कहते हैं कि यार ये परफेक्ट नहीं है। याद रखो कि अ गुड प्लान एग्जीक्यूटेड नाउ इज बेटर देन अ बेटर प्लान एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट वीक। कंप्लीशन अपने आप में ही एक अचीवमेंट है। और ये क्रिएटिविटी की दुनिया में अक्सर एक बहुत फजूल आदमी बहुत टॉप पे बैठा होता है, आप देख के कहते हो यार इसको किसने एक्टर बना दिया। भाई खुद ही देख लो कि अनन्या पांडे को फिल्म फेयर अवार्ड मिल सकता है और राजकुमार राव जैसे एक्टर को नहीं। तो इसका मिसाल कुछ इस तरह से ले लो कि जो क्रिएटिविटी है उसकी एक बहुत बुढ़ी ओल्ड गॉडेस है जो अपने तख्त पे बैठी हुई है और उसका जो दिल करता है, जिसको दिल करता है उसको रिवॉर्ड दे रही है, जिसका दिल कर रहा है उसको नहीं दे रही है। कौन कितनी मेहनत कर रहा है, क्या कर रहा है, वो नहीं फिक्र कर रही। ये जो कन्वेंशनल सक्सेस है ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है, टैलेंट, लक और डिसिप्लिन। और इन तीनों में से एक ही चीज़ है जो आपके कंट्रोल में है और वो है डिसिप्लिन। आप नेचर से प्यार करते हो और नेचर भी आपसे प्यार करती है। नेचर हमेशा सीड प्रोवाइड करती है, आप उसको गार्डन प्रोवाइड करते हो। एक हमारे बीच में रिश्ता है, इसी नेचर ने दी हुई है क्रिएटिविटी। आप क्रिएटिविटी से प्यार करते हो तो क्रिएटिविटी भी आपसे प्यार करती है, इसीलिए वो आपके पास आती है। और वो नहीं चाहती कि मैं जिसके पास आऊं वो बर्बाद हो जाए, वो सफर करे। लेकिन हमारे सीनियर आर्टिस्टों ने यही बताया कि भाई क्रिएटिविटी आती है
और आपको तबाह करके जाती है। ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था कि इट्स लाइक अ वन लॉन्ग लवली सुसाइड। और शायरों की तो तुम बात ही ना करो। क्रिएशन के दौरान डिस्कम्फर्ट होना एक अलग बात है, लेकिन एक वैल्यूएबल आर्ट बनाने के लिए आपको पूरा डिप्रेशन में घुसने की जरूरत नहीं है। इसीलिए बस सारे आर्टिस्ट शराबे पीते हैं, चरसे पीते हैं, नशे करते हैं, उनका सहारा लेते हैं। भाई कोई भी शराबी आर्टिस्ट इसलिए आर्टिस्ट नहीं है क्योंकि वो शराबी है। बस उनको ये लगता है कि अगर उनकी सफरिंग खत्म हो जाएगी तो उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। कुछ आर्टिस्ट के लिए ये एक अच्छा जरिया होता है कि उनके अंदर जो पेन है वो उसको चैनलाइज करके क्रिएटिव प्रोसेस के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन आपको पेन की जरूरत नहीं है क्रिएशन करने के लिए। अगर ये टॉर्मेंटेड आर्टिस्ट मर जाता है तो आर्ट की फील्ड को कितना नुकसान होता है। मिसाल ले लेते हैं हीथ लेजर की, जो कहा जाता है कि भाई एक्सीडेंटल ड्रग ओवरडोज में मर गया। अब एक्सीडेंटल का मुझे नहीं पता, कुछ लोगों का मानना ये है कि जोकर के रोल की वजह से, जोकर का रोल उसको लीड कर गया और आहिस्ता आहिस्ता वो मर गया। अगर तो ऐसा हुआ कि भाई जोकर की वजह से उसकी मौत हुई तो मान लिया कि अब उसको ऑस्कर मिल गया, लेकिन ये देखो कि आर्ट की फील्ड में कितना बड़ा एक होल रह गया, एक बहुत बड़ी खला रह गई जिसको हीथ लेजर और पूरा कर सकता था, उससे और परफॉर्मेंस देखने को हमें मिल सकती थी। दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक मार्टर का कॉन्सेप्ट, दूसरा ट्रिकस्टर का कॉन्सेप्ट। एलिजाबेथ कहती है मैंने शॉर्ट स्टोरी लिखी और पब्लिश करने के लिए दी तो उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत लंबी है, इसको और शॉर्ट करो, 30 पेजेस तकरीबन काटो। बजाय कि वो ऑफेंड हो, उसने क्या किया कि वो ट्रिक्स चलाना शुरू कर दी और उसको कट कुटा करके छोटा करके ले आई। और बाद में उसने देखा कि ये स्टोरी तो बहुत ही आला बन गई है, मतलब इसकी तो टोन ही फर्क हो गई है, ऐसी स्टोरी बन गई है कि उसका स्टाइल ही चेंज हो गया है, वो शायद कभी भी ना बनती। तो बी अ ट्रिकस्टर, डोंट बी अ मार्टर। और आर्ट इज नॉट योर बेबी। लोग कहते हैं ना कुछ बना के, इट्स माई बेबी, माई आर्ट इज माई बेबी। योर आर्ट इज नॉट योर बेबी। अगर वो आपका बेबी है तो फिर तुम कभी उसमें चेंजेस ही नहीं करोगे, उस पर कभी क्रिटिसिज्म तुम सहोगे ही नहीं। जिस तरह लोग कहते हैं कि अपने पैशन को फॉलो करो, अब पैशन का यह सीन है कि वो आता जाता रहता है। पैशन से ज्यादा बेटर है कि आप क्यूरियोसिटी को फॉलो करें। पैशन इंटिमिडेटिंग लगता है लेकिन क्यूरियोसिटी जो है वो लाइट है। आप क्यूरियोसिटी को जैसे ही फॉलो करेंगे आहिस्ता आहिस्ता वो लीड करती जाएगी आपको पैशन की तरफ खुद ही। एलिजाबेथ कहती है मैंने एक पुराना घर लिया और मेरे ऐसे ही जो है वो क्यूरियोसिटी हुई कि इसमें जो है कुछ प्लांट्स ग्रो कर लेती हूँ। क्यूरियोसिटी को फॉलो करते हुए आहिस्ता आहिस्ता वो प्लांट्स पे रिसर्च करनी शुरू हो गई। 3 साल की रिसर्च करने बाद उसके पास इतनी नॉलेज आ गई कि उसने बाद में एक नॉवेल लिखना शुरू कर दिया। नॉवेल वाज अबाउट अ फैमिली जो कि बॉटनिकल एक्सप्लोरर्स थे। ये है बिग मैजिक। अगर क्यूरियोसिटी को फॉलो किया ही ना होता तो ये नॉवेल कभी शक्ल में आता ही ना। जब फेलियर में आर्टिस्ट सफर करता है तो असल में वो आर्टिस्ट सफर नहीं करता, उसका ईगो सफर कर रहा होता है। ईगो आपको चाहिए कि वो आपकी इंडिविजुअलिटी बरकरार रखे, लेकिन उसको पूरा शो रन करने मत दो, क्योंकि ईगो को हमेशा रिवॉर्ड चाहिए होता है और ज्यादा रिवॉर्ड चाहिए होता है। अनचेक्ड ईगो, ऐसा ईगो जिसपे नजर ना रखी गई तो वो जाके बन जाता है हंग्री घोस्ट अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट्स। उस मामले में ये याद रखना कि यू आर नॉट जस्ट योर ईगो, यू आर अ सोल। और सोल को कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए होता, उसको वंडर्स चाहिए। आर्ट की दुनिया में अगर तुम एक चीज पे सर खपा रहे हो और वो तुमसे हो नहीं रही तो तुम कुछ और कर लो, डू समथिंग एल्स। इस टेक्निक को आइंस्टाइन कहते हैं कॉम्बिनेटरी प्ले। इट इज एन आर्ट ऑफ ओपनिंग वन मेंटल चैनल बाय इंगेजिंग विद एन अदर। आइंस्टाइन खुद जब किसी मैथमेटिकल इक्वेशन में फंस जाते थे तो वो वायलिन उठा के बजाना शुरू कर देते थे और आगे जाके उस मैथमेटिकल इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाता था। तो ट्रिक ये है कि भाई मूव, आपने इनर्शिया को बीट करना है, मूव करते रहना है। जैसे इनर्शिया को आपने बीट किया इंस्पिरेशन खुद आ जाएगी। सो गो, आइडियाज आर वेटिंग इन द ईथर, just create because it is your birthright to be creative. Hope you like the video. See you in the next book review. Thank you. इसका मतलब समझे दया।